अभिवादन। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जो बहुत से छात्रों ने और शायद उनके माता-पिता और शिक्षकों ने भी महसूस की होगी। ये मंच का डर और स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से हिचकिचाहट। ये सिर्फ स्कूल के नाटकों या भाषणों तक ही तो सीमित नहीं है ना? जी, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है मंच के डर पर काबू पाना और छात्र भागीदारी का निर्माण। तो आज हमारी कोशिश है इन स्रोतों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि आखिर ये समस्या है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं, पहचानें कैसे और सबसे अहम इससे निपटने के कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डर सिर्फ स्कूल के दिनों की बात नहीं है। ये आगे चलकर जिंदगी के कई पहलुओं पर असर डाल सकता है। तो शुरुआत करते हैं ये समझने से, जब हम कहते हैं मंच का डर या भागीदारी की कमी, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि छात्र जो स्कूल की दूसरी गतिविधियां होती हैं ना, जैसे को-करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, हम्म, उनसे कतराते हैं या पूरी तरह बचते हैं। हम्म, ये गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे वाद विवाद हो गया, नाटक, कोई भाषण देना हो, हम्म, खेल, संगीत, कला, यहाँ तक कि लीडरशिप वाले इवेंट्स भी, हम्म, जहां भी उन्हें थोड़ा सामने आना पड़े। अच्छा। और इसके पीछे की वजह देखिए, स्रोत बताते हैं कि अक्सर इसके मूल में शर्मिंदगी का डर होता है या फिर आत्मविश्वास की कमी या एक तरह की सामाजिक चिंता। हम्म, कई छात्रों में वाकई कमाल की प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन वो दूसरों के सामने आने से मतलब परफॉर्म करने से डरते हैं। हम्म, और ये जो मंच का डर है ना, ये खास तौर पर इस बात से जुड़ा है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई मजाक ना उड़ा दें, वो जज किए जाने का डर। हाँ, ये तो बहुत आम लगता है। जी। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, ये सिर्फ मंच पर न जा पाने की समस्या नहीं है। ये असल में उन बुनियादी जीवन कौशलों के विकास में रुकावट डालती है, जो शायद क्लासरूम की पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि? जैसे संवाद करना मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास रखना, लोगों से जुड़ना सोशल स्किल्स। नतीजा, अक्सर बहुत काबिल छात्र भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कभी पहला कदम ही नहीं उठाते, और फिर बाद में जिंदगी में उन्हें पछतावा होता है, एक कमी सी महसूस होती है कि काश कोशिश की होती। ये तो वाकई चिंता की बात है कि कैसे एक डर इतने सारे दरवाजे बंद कर सकता है। अच्छा, अगर ये इतना गहरा असर डालता है, तो हमें ये समझना होगा कि ये आता कहाँ से है? छात्र ऐसा महसूस क्यों करते हैं? स्रोत इसकी क्या वजह बताते हैं? स्रोत कई वजहों की तरफ इशारा करते हैं, और दिलचस्प ये है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कई चीजों का मिला जुला असर है। हम इन्हें मोटे तौर पर समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है मनोवैज्ञानिक पहलू। इसमें सबसे बड़ा है असफलता या आलोचना का डर। छात्र सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग हंसेंगे तो। इसके साथ जुड़ा है कम आत्मसम्मान और वो जो खुद से ही नेगेटिव बातें करते हैं ना। नकारात्मक आत्मचर्चा। जी, सेल्फ टॉक। हम्म, जैसे मैं तो पक्का भूल जाऊंगा, या बाकी सब मुझसे कितने बेहतर हैं। कभी कभी कोई पुराना बुरा अनुभव भी इस डर को बहुत बढ़ा देता है। और कुछ छात्रों में परफेक्ट बनने की धुन होती है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो 100% परफेक्ट नहीं हुए तो सब बेकार है। हाँ, परफेक्शनिज्म। अच्छा, तो ये तो हुई मन की बात, लेकिन क्या बाहरी माहौल का भी असर होता है? स्कूल का, दोस्तों का? बिल्कुल, यहीं आती है दूसरी श्रेणी, पर्यावरणीय और सामाजिक कारक। सोचिए, अगर शिक्षकों या माता-पिता से प्रोत्साहन ही ना मिले, खासकर अगर उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई और नंबरों पर हो, हाँ, ये तो होता है कई बार। या फिर सहपाठियों के मजाक उड़ाने या तुलना करने का डर हो, देखो वो कैसा बोल रहा है, मैं तो उससे अच्छा कर लेता, ये सब बातें। अगर स्कूल का माहौल ही ऐसा है जहां छोटे सुरक्षित मंच कम हैं, मतलब जहां नई कोशिशों को सराहा नहीं जाता या जहां सिर्फ जीतने वालों को ही तवज्जो मिलती है, तो छात्र स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाते हैं। सही बात है। और तीसरा है पारिवारिक और सांस्कृतिक माहौल। कभी-कभी माता-पिता बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखते हैं जिन्हें वो फालतू या रिस्की मानते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा। अच्छा। कुछ संस्कृतियों में अकादमिक सफलता को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि कला या प्रदर्शन जैसी चीजें पीछे छूट जाती हैं।
उन्हें कम जरूरी समझा जाता है। यहाँ तक कि अगर परिवार में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का माहौल ना हो तो भी बच्चे अपने झिझक को तोड़ नहीं पाते। तो दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बच्चे का अंदरूनी डर नहीं है, बल्कि ये एक तरह का तिहरा दबाव है। उनके अपने मन का डर, फिर स्कूल और दोस्तों का माहौल, और घर व संस्कृति की उम्मीदें या बंदिशें, ये तीनों मिलकर इस हिचकिचाहट की दीवार खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये मामला जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। वाकई। अच्छा, अगर ये डर इतना फैला हुआ है तो ये दिखता कैसे है? मतलब कोई छात्र खुद में या कोई शिक्षक किसी छात्र में इसे कैसे पहचानेगा? इसके लक्षण क्या हैं? हाँ, इसके कुछ साफ संकेत होते हैं जिन्हें छात्र खुद भी महसूस कर सकते हैं और शिक्षक या माता पिता भी देख सकते हैं। अगर छात्र के नजरिए से देखें तो किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रस्तुति से पहले दिल जोरों से धड़कना, पसीना आना या हाथ पैर कांपना, ये बहुत आम लक्षण है। हाँ, हिस्सा लेने से पहले ही मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे छात्र अक्सर प्रतियोगिताओं, ऑडिशन या ग्रुप एक्टिविटीज से बचते नजर आएंगे, बहाने बना देंगे। कई बार मौका चूक जाने के बाद उन्हें बहुत पछतावा या अपराध बोध भी होता है और अक्सर वो ऐसी भूमिकाएं चुनते हैं जहां उन्हें लोगों के नजरों से दूर, मतलब पर्दे के पीछे काम करने का मौका मिले। अच्छा, बैक स्टेज रहना पसंद करते हैं। जी, और शिक्षकों के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। आप देखेंगे कि छात्र काबिल होने के बावजूद किसी काम के लिए खुद आगे नहीं आता, वॉलंटियर नहीं करता। हाँ, ये देखा है मैंने। पूछने पर वो बहाने बना सकता है, जैसे मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या सर मैम किसी और को करने दीजिए, वो बेहतर करेगा। क्लास में जब उसे बोलना पड़ता है या कुछ प्रस्तुत करना होता है तो उसकी घबराहट साफ दिखती है, आवाज कांपना, नजरें चुराना। ऐसे छात्र अक्सर क्लास में चुपचाप रहते हैं, दोस्तों से भी कम घुलते मिलते हैं, खासकर ग्रुप एक्टिविटीज में। ये लक्षण तो उन कारणों से सीधे जुड़े हुए लगते हैं जिनकी हमने अभी बात की। वो डर, कम आत्मविश्वास और शायद समर्थन की कमी वाला माहौल। ये व्यवहार तो जैसे उन गहरी जड़ों का बाहरी रूप है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ ऊपरी लक्षण नहीं है, ये अंदर चल रही उथल पुथल का संकेत है। यहाँ बात और भी गंभीर हो जाती है जब हम सोचते हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, अगर छात्र लगातार इन मौकों से बचते रहें, तो इसका लंबे समय में क्या असर होता है? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके परिणाम वाकई गंभीर हो सकते हैं और छात्र के पूरे विकास पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो आत्मविश्वास पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। लगातार पीछे हटने से छात्र खुद को कम काबिल समझने लगते हैं और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। कम आत्मविश्वास, कम भागीदारी और कम आत्मविश्वास, वो उसमें फंस जाते हैं। दूसरा, वे नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, टीम के साथ काम करने जैसे बेहद जरूरी कौशल सीखने से चूक जाते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो सिर्फ किताबों से नहीं आते, इन्हें मैदान में उतरकर ही सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तीसरा, इसका असर उनके सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ सकता है। वे लोगों से कतराने लगते हैं, समूहों में अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं। अपनी पहचान और आत्ममूल्य के लिए वे पूरी तरह से एकेडमिक नंबरों या ग्रेड्स पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व एक तरह से सीमित हो जाता है। हाँ, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा बनकर रह जाते हैं। जी। और शायद सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये डर बड़ा होकर पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक तौर पर बोलने का एक स्थायी डर बन सकता है। सोचिए, ये चीज आगे चलकर उनके करियर और निजी जिंदगी में कितनी बाधा डाल सकती है। प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग में बोलना, अपनी बात रखना, हर जगह। बाप रे, ये तो बहुत दूर तक असर करता है। और जैसा हमने पहले कहा, जिंदगी में आगे जाकर अक्सर ये पछतावा रह जाता है कि काश मैंने कोशिश की होती, वो क्या होता अगर वाली भावना। ये परिणाम तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या स्रोत इस व्यवहार को समझाने के लिए किसी वैज्ञानिक सिद्धांत या मॉडल का भी जिक्र करते हैं? मतलब कोई थ्योरी इसके पीछे? एफिकेसी थ्योरी। अच्छा। ये सिद्धांत कहता है कि किसी काम को सफलतापूर्वक करने की हमारी अपनी क्षमता में हमारा विश्वास कितना है, यही तय करता है कि हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं। अगर विश्वास कम है तो हम बचेंगे। लॉजिकल है। इसी तरह संज्ञानात्मक व्यवहार मॉडल, कॉग्निटिव बिहेवियरल फ्रेमवर्क, ये हमें समझाता है कि कैसे हमारे नकारात्मक विचार, मैं पक्का गड़बड़ करूंगा, हमारे व्यवहार, मैं इसमें हिस्सा ही नहीं लूंगा, कुछ जन्म देते हैं और फिर ये व्यवहार उस नकारात्मक सोच को और पक्का कर देता है। अच्छा, एक साइकिल बन जाता है। जी बिल्कुल। और एक और मॉडल है
लैज़रस और फोकमैन का तनाव मॉडल, जो मंच के डर को एक तरह की तनाव प्रतिक्रिया मानता है। ये तब पैदा होती है जब हम किसी स्थिति को अपने लिए खतरा या बहुत ज्यादा मूल्यांकन वाला मानते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा परखा जा रहा है। ओके। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। स्रोत एक APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 2022 के अध्ययन का हवाला देते हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि लगभग 68% किशोरों यानी टीनेजर्स ने मंच से जुड़ी चिंता या ऐसी गतिविधियों में भाग लेने में हिचकिचाहट महसूस की है। 68%? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब हर 10 में से लगभग 7 किशोर इस तरह की भावनाओं से गुजर रहे हैं। जी, आंकड़ा तो यही बताता है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी आम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर समस्या इतनी आम और गंभीर है तो फिर किया क्या जा सकता है? इसे कैसे ठीक किया जाए या कम किया जाए? मुझे लगता है हमारे श्रोता इस हिस्से में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। स्रोत कई कारगर समाधान और रणनीतियां बताते हैं जिन्हें अलग-अलग स्तरों पर अपनाया जा सकता है। अच्छा। जी, ये सिर्फ छात्र के लिए नहीं बल्कि स्कूल और परिवार के लिए भी हैं। हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, बताइए। पहला है मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, यानी मन को मजबूत बनाना। इसमें कुछ तकनीकें हैं जो छात्र खुद अपना सकते हैं, जैसे सकारात्मक बातें दोहराना, एफर्मेशंस कहते हैं ना, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं शांत हूँ। हाँ। मन में अपनी सफल भागीदारी की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। डर का धीरे धीरे सामना करना, मतलब ग्रेजुअल एक्सपोजर, पहले छोटी भीड़ फिर थोड़ी बड़ी। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं, इसकी जगह सोचना क्या होगा अगर मैं कुछ नया सीखूं, या इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब सोच को बदलना। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने के लिए डायरी रखना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और प्रस्तुति से पहले गहरी सांस लेने जैसे रिलैक्सेशन व्यायाम करना, डीप ब्रीदिंग। ये सब तो अपनी सोच और भावनाओं पर काम करने जैसा हुआ। ये तो हुई दिमागी तैयारी। पर क्या कुछ व्यावहारिक कौशल भी हैं जिन्हें सीखा जा सकता है? मतलब कुछ करने वाली चीजें? हाँ हाँ, बिल्कुल। यहीं आती है दूसरी श्रेणी, कौशल निर्माण तकनीकें। इसमें सबसे जरूरी है धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना, यानी डर का सामना करना, पर छोटे कदमों से। मान लीजिए पहले क्लास में छोटे समूह में बोलना, फिर पूरी क्लास के सामने, फिर शायद स्कूल असेंबली में कोई छोटी सी घोषणा करना, ऐसे। स्टेप बाय स्टेप। जी, नियमित रूप से अपनी आवाज़ और बोलने के ढंग का अभ्यास करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, पेसिंग वगैरह। क्लासरूम में रोल प्ले या मॉक डिबेट जैसी गतिविधियां एक सुरक्षित माहौल देती हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये अच्छा तरीका है। घर पर शीशे के सामने अभ्यास करना या भरोसेमंद दोस्तों के साथ एक छोटा सा ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करना भी बहुत मददगार हो सकता है। अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करके देखना भी एक अच्छा तरीका है। इससे पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आवाज कैसी है। ये तो छात्रों के स्तर पर करने वाली बातें हुई, पर आपने कहा था कि स्कूल और शिक्षक भी भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे? जी, ये हमारी तीसरी श्रेणी है, शिक्षक और स्कूल के प्रयास। स्कूल ऐसे कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं जहां नए या शर्मीले छात्रों को कम दबाव वाले माहौल में मौका मिले। जैसे कोई टैलेंट कॉर्नर हो सकता है या ओपन माइक सेशन, जहां कोई जजमेंट ना हो। अच्छा आइडिया है। सबसे जरूरी है एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां कोशिश करने की तारीफ हो, सिर्फ जीतने की नहीं। शिक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, मतलब पॉजिटिव फीडबैक, बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। माहौल बहुत जरूरी है। स्कूल अनुभवी छात्रों को मेंटर बनाकर नए छात्रों की मदद के लिए लगा सकते हैं। पीयर मेंटरिंग। सार्वजनिक बोलना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या भावनाओं को संभालने जैसे विषयों पर वर्कशॉप आयोजित करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, स्किल्स बढ़ाने के लिए। और शिक्षक अपने नियमित विषयों में भी छात्रों को छोटे छोटे प्रेजेंटेशन या अपनी बात रखने के मौके दे सकते हैं हर सब्जेक्ट में। और इनाम या मान्यता सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स को नहीं, बल्कि लगातार भागीदारी और सुधार दिखाने वालों को भी मिलनी चाहिए। वाह, एफर्ट को रिवॉर्ड करना। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। और परिवार, माता पिता इस सफर में कैसे साथी बन सकते हैं? उनका रोल क्या है? ये चौथी और शायद सबसे अहम कड़ी है, माता पिता और पारिवारिक समर्थन। घर पर बच्चे की कोशिशों की सराहना करें, परफेक्शन पर जोर ना दें। तुमने कोशिश की, ये बड़ी बात है। हाँ, पेरेंट्स का रोल तो सबसे अहम है शायद। बच्चे की तुलना दूसरे ज्यादा बोलने वाले बच्चों से कभी ना करें, ये बहुत नुकसान करता है।
घर में छोटे मोटे अनौपचारिक मौकों पर, जैसे मेहमान आए हों, बच्चे को कुछ सुनाने या गाने के लिए प्यार से प्रोत्साहित करें। अगर वो चाहे तो दबाव ना डालें, पर मौका दें। साथ में कोई नाटक या संगीत कार्यक्रम देखने जाएं, ताकि उसे लगे कि ये सब सामान्य और अच्छी चीजें हैं। अगर माता पिता खुद अपने किसी डर पर काबू पाने का अनुभव साझा करें, तो ये बच्चे के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है कि देखो, डर सबको लगता है, पर हम उस पर काम कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, स्कूल के शिक्षकों से नियमित संपर्क में रहकर बच्चे की प्रगति और चुनौतियों के बारे में बात करना भी बहुत मददगार होता है। टीम वर्क। वाह, ये तो वाकई रणनीतियों का एक पूरा खजाना है। ऐसा लग रहा है कि हर किसी के लिए, छात्र, शिक्षक, माता-पिता, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने की गुंजाइश है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसमें कुछ छोटी दैनिक आदतें भी हैं जो छात्र अपना सकते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा फर्क ला सकती हैं। रोजमर्रा की आदतें, जैसे बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखना, आई कांटेक्ट, सीधा तन कर खड़े होना या बैठना, पोस्चर। रोजाना 5 मिनट के लिए जोर से कुछ पढ़ना, अपनी आवाज सुनने की आदत डालना, क्लास में छोटे मोटे कामों के लिए हाथ उठाना, वॉलंटियर करना, और बात करते समय थोड़ा हास्य का इस्तेमाल करना सीखने की कोशिश करना, ह्यूमर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं। जी, स्रोत एक और दिलचस्प तकनीक का जिक्र करते हैं, एमी कडी की पावर पोजिंग। पावर पोजिंग, ये क्या है? सुनने में रोचक लग रहा है। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंडसेट को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब है किसी प्रस्तुति या चुनौती से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए ऐसी शारीरिक मुद्राएं अपनाना जो आत्मविश्वास दर्शाती हों। जैसे सुपरमैन की तरह हाथ कमर पर रखकर खड़े होना, या जीत का जश्न मनाते हुए हाथ ऊपर उठाकर खड़े होना, मतलब फैलकर जगह लेकर खड़े होना। शोध बताते हैं कि ये वाकई में कुछ समय के लिए हमारे आत्मविश्वास के हार्मोनल स्तर को भी बदल सकता है और हमें ज्यादा शक्तिशाली महसूस करा सकता है। अरे वाह, यानी सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं, बल्कि हमारे खड़े होने या बैठने का तरीका भी हमारी भावनाओं और प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। ये तो वाकई एक छोटा लेकिन शक्तिशाली नुस्खा लगता है। जी, कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या स्रोत में छात्रों के लिए खुद की मदद करने के लिए कोई खास टूल या चेकलिस्ट जैसा कुछ है? मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीजें? हाँ, स्रोत में एक स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट यानी छात्र विकास किट का भी जिक्र है। इसमें कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो छात्रों को खुद अपनी मदद करने में गाइड कर सकती हैं। अच्छा। जैसे एक स्व मूल्यांकन चेकलिस्ट, जिससे वो समझ सकें कि उनका डर किस स्तर का है और किन स्थितियों में ज्यादा होता है। एक साप्ताहिक आत्मविश्वास ट्रैकर, जिसमें वो हर हफ्ते अपनी छोटी छोटी जीतों को नोट कर सकें। आज मैंने क्लास में सवाल पूछा, आज मैंने प्रेजेंटेशन दी, चाहे जैसी भी दी। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। जी, आत्मचिंतन के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे आज मुझे किस डर ने रोका, या इस हफ्ते में कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूँ। और एक दैनिक आत्मविश्वास अनुष्ठान बनाने का सुझाव, जैसे रोज सुबह आईने में देखकर खुद से कोई सकारात्मक बात कहना और 2 मिनट गहरी सांस लेना, एक रूटीन बनाना। तो मतलब कुछ ठोस चीजें जो छात्र खुद कर सकते हैं अपनी मदद के लिए। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे उपकरण छात्रों को सिर्फ डर महसूस करते रहने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी प्रगति पर नजर रखने और इस बदलाव की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये उन्हें ताकत देता है। ये सब सुनकर वाकई उम्मीद बनती है। मतलब समस्या भले ही आम और गहरी हो, लेकिन समाधान मौजूद है और वो पहुंच के भीतर भी है। निश्चित रूप से। और आखिर में स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि मंच का डर या भागीदारी में हिचकिचाहट कोई कमजोरी या चारित्रिक दोष नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये एक सामान्य मानवीय भावना है जिसे लगातार कोशिश, सही प्रोत्साहन और खुद पर यकीन करके बदला जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि स्कूल, परिवार और छात्र तीनों मिलकर काम करें और गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा माने। फेलियर से डरे नहीं, उसे सीख माने। जब छात्र इस हिचकिचाहट के खोल से बाहर निकलकर अपनी बात कहना सीखते हैं, तो वे सिर्फ अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को ही नहीं खोजते, बल्कि अपनी असली आवाज पाते हैं। सच्ची भागीदारी वहीं से शुरू होती है जहां आत्मविश्वास डर पर हावी होने लगता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि मंच का डर और भागीदारी की कमी, खासकर किशोरों में, एक वास्तविक और
काफी फैली हुई चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझा जा सकता है और सही रणनीतियों, लगातार मिलने वाले समर्थन और हाँ, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मंच पर चढ़ने या न चढ़ने की बात नहीं है। ये जीवन भर साथ देने वाले आत्मविश्वास और जरूरी कौशल विकसित करने का मामला है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब कोई छात्र जो शायद सालों से खामोश बैठा था, अपनी हिचकिचाहट को तोड़कर पहली बार अपनी आवाज उठाता है या मंच पर आता है, तो सिर्फ वो अकेला नहीं बदलता। उसके आत्मविश्वास की वो छोटी सी लहर उसके दोस्तों, शिक्षकों, शायद पूरे माहौल में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है ना? जी बिल्कुल। जब एक इंसान अपने डर पर जीत हासिल करता है, तो वो अनजाने में ही दूसरों को भी हिम्मत देता है। ये छोटी छोटी व्यक्तिगत जीतें मिलकर कितना बड़ा सामूहिक असर पैदा कर सकती हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, जरूर। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।